Good morning, students. Today's topic is equitable use of resources, sustainable to lifestyle. So here we are talking about the equitable और justifiable use of the natural resources जिससे कि हम अपने lifestyle को sustain कर सके, ना केवल अपनी present generation के लिए बल्कि future generations के लिए भी. Okay. Man has a great responsibility to render equitable use of resources capable of inducing significant alteration in the environment, either intentionally or inadvertently. तो केवल ह्यूमन बीइंग ही है सारे क्रिएचर्स में जो जिसके पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, जिसके पास में माइंड है. ओके, जो अपने माइंड का यूज करके अब जो इतने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज प्रकृति के द्वारा उसके पास अवेलेबल है, उनको वो ठीक से यूटिलाइज कर सकता है सिग्निफिकेंटली. ओके, he is capable of altering the basic functioning of the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and the whole biosphere. The most essential basic attribute of most environments is that they are multidimensional systems of complex relationship in a continuing state of change. तो जो भी आपका मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो यही है कि ये क्या है, एवर चेंजिंग है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. इसमें अलग जितने भी रिसोर्सेज है उनका आपस में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, मल्टी डायमेंशनल है और दे आर एवर चेंजिंग. इट इज ऑल्सो जनरली रिकॉग्नाइज दैट द लॉस ऑफ लाइफ caused by such calamities as floods, droughts, cyclones, and earthquakes is largely due to the quality of natural environment as well as mankind's misdeed. तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, साइक्लोन, भूकंप है, तो ये सब इसीलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैनकाइंड है, वो उसे छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ मिस प्रैक्टिस, मिस डीड्स कर रहा है, एनवायरमेंट के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है. ओके, तो क्रैग ने लिस्ट किया है कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. इट इंक्लूड्स द मेंटेनेंस एंड परसेप्शन ऑफ एनवायरमेंट क्वालिटी, एस्थेटिक कंसिडरेशन. एस्थेटिक मतलब जहाँ पे हमारी धार्मिक आस्थाएं आती हैं जो कि हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, नदियों की, पहाड़ों की पूजा करते हैं, ये सारी गाय, जैसे हमारी गाय पशु है उसकी पूजा करते हैं. तो ये सब हमारे एस्थेटिक कंसिडरेशंस होते हैं. फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, रिजर्वेशन ऑफ जीन पूल्स एंड जर्म प्लाज्म, जो नेक जो सीड्स हैं और या एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स एनिमल्स के जीन पूल्स और जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करना. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ना द इक्विटेबल. अब वन बाय वन जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, वेदर दे आर द लैंड रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और वेदर इट इज अ वाटर रिसोर्स, तो उन सबके इक्विटेबल यूज की, एक जस्टिफिएबल, एक माइंडफुल यूज की हम यहाँ पर बात करेंगे. तो सबसे पहले है इक्विटेबल यूज ऑफ सॉइल, क्योंकि हमें पता है कि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है. इट इज ड्यू टू आवर misdeeds that many of our once fertile soils has been converted to the agriculturally unfit alkaline or saline land or marshland. Marshland मतलब दलदल. Okay, more than 25 million hectare of such barren lands are now estimated to be disturbed throughout the world. Soil constitutes a biogeochemical shell around the land and shallow waters. Recent increases in the pace of industrialization, urbanization, and other activities of civilized man have exerted a tremendous impact not only on the soil but also on other component of the biosphere. तो जो भी हमारा civilized man है, जो जैसे जैसे हमारे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, वैसे वैसे हमने क्या किया है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में और एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से सॉइल का क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ है. अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लिटर हैज brought about serious changes both in land and water. The washing off of the fine soil particles from deforested areas has caused considerable soil erosion. There has been also a great impact or increase in the runoff, pollution, turbidity, and mineralization in rivers and extensive silting in the water reservoirs. It is essential to take a recourse to contour and
स्ट्रिप फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उस पे भी उसको भी रोकने की बहुत जरूरत है, उसकी वजह से भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है। A network of forest plantation in clumps and rows, a regular sowing of grass in crop rotation, the preferential use of organic rather than inorganic manures, etc. ये सारे वो रेमेडीज हैं जिससे कि हम सॉइल को इक्विटेबली यूज कर सकते हैं, जस्टिफिकली अच्छी प्रकार से भली प्रकार से यूज कर सकते हैं, और ताकि वो उसका मिसयूज ना हो और आगे फ्यूचर में भी हम उसका ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, the use of organic manure is especially desirable since it tends to preserve the quality of soil and also their ह्यूमस कंटेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत से फायदे हैं, इससे सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन तो रहती रहती है, इसके साथ साथ ये हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ओके, देन द अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब, डिफॉरेस्टेशन जो वर्ड है मीन्स जब हम जंगलों को एक तरह से न्यूड कर दे रहे हैं और हटा दे रहे हैं पेड़ पौधों को, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड है एफॉरेस्टेशन, मतलब जब हम पुनः वनीकरण कर रहे हैं, वापस पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, कि हरियाली ला रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द फॉरेस्ट्री। Forest occupies central position in nature. They restore ecological balance of all ecosystems, including the deserts, maintain biological diversity, act as the catchments for soil and water conservation, prevent floods, and safeguard future of the tribals. तो फॉरेस्टेशन के बहुत सारे फायदे हैं फॉरेस्ट लगाने के, क्योंकि इससे हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस में रहता है, डेजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, डिफॉरेस्टेशन से बचे जितना भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, वो प्रिजर्व रह रही है, कंजर्व रह रही है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज सारी चीजें हमारी बैलेंस कर रही है। तो फॉरेस्ट अगर हम लगाते तो एक साथ हम बहुत सारे चीजों के लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। We should develop massive afforestation program of indigenous and exotic fast-growing species for production and protection forestry on suitable land including the wasteland। तो जहाँ पर wasteland है वहाँ पर भी अगर हम forestation करेंगे या forestation करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। A massive soil forestry program is needed to meet demands of local people for fuel, fodder, टिम्बर एक्सेट्रा। ऑब्वियसली जो अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का मतलब है कि जो भी लोकल कम्युनिटी है, लोकल सोसाइटीज हैं, वो अपने अपने एरिया में फॉरेस्टेशन करें, तो फॉरेस्टेशन करने से उनको जो उनकी लोकल डिमांड है फ्यूल, फॉडर और टिम्बर मीन्स लकड़ी, फॉडर आपका चारा हो गया आपके कैटल्स के लिए, और फ्यूल जो डेली का उनका खाना कुकिंग वगैरह के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, तो वो सारे जो डिमांड्स है वो भी मीट आउट हो जाएंगी। ओके, the major goals for forestry are: number one, supply of goods and services to people and industry by a well thought out plan of production. Okay, long term ecological security मिल रही है इससे through the conservation of forest cover and its restoration. Now let us discuss about the equitable use or proper management of the water resource. Water is an integral part of land and soil productivity base. Its misuse can cause soil degradation and soil erosion. Water management is necessary for crop yields and other activities. Primary channel flow originates in upper catchments, and these watersheds are very important for future. तो वाटर रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज करना, उनका ठीक से प्रिजर्व करके रखना वाटर को, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उसको मिसयूज ना करना, ये सभी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर ना केवल हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, लिविंग पर्पस के लिए चाहिए, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। Watershed management in India, floods bring much havoc, causing the loss of life and property. Each year, due to floods, the plains have become silted with mud and sand, thus affecting the cultivable land areas. Extinction of civilization in some coastal areas is mainly due to such natural calamity। जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है तो वहाँ पे पूरे के पूरे जो सभ्यताएं हैं, जो कम्युनिटीज हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गई, बाढ़ में सब डूब गए। ओके, तो वाटरशेड मैनेजमेंट, जो फ्लड मैनेजमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो वाटर
फ्लड मैनेजमेंट के बारे में, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पहले लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ. थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज स्टेप्स आर टू बी टेकन. Okay, there is need of a proper understanding of the ecosystem so that the changes could be forecast well in time. Thus, management of rainfall and resultant runoff, which is essential, can be best based on a natural unit called the watershed. Watershed is an area bounded by the divide line of water flows. तो एक proper watershed बना के, एक proper एक drainage system बना के हम क्या कर सकते हैं, water को ठीक से manage कर सकते हैं. Himalayas are one of the most critical watersheds in the world. तो हिमालय में already ये इस तरह से naturally बना हुआ है. Social forestry and agroforestry are two types of forestry which can be done to maintain the equitable use of resources. This forestry is for private land. There are two main objectives: use of public and common land to produce in a decentralized way firewood, वुड. मतलब ये जो सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको पीछे के स्लाइड में भी एक बार यहाँ पर बताया था कि सोशल जो भी वहाँ के लोकल सोशल लोग होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने अपने एरियाज में फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो लोकल डिमांड्स हैं वो मीट आउट हो सके फायरवुड, स्मॉल टिम्बर और फॉर्डर के लिए. ओके, टू रिलीव प्रेशर ऑन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. तो इससे क्या हो सकता है कि अगर लोकली लोग अपनी अपनी जगह पर फॉरेस्ट्री करेंगे तो धीरे धीरे फॉरेस्टेशन इंक्रीज होगा. ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री. Agroforestry is a system of land use where woody perennials are deliberately used on the same land management units as annual agricultural crops or animals, either subsequently or simultaneously, with the aim of obtaining greater output on a sustained basis. So that's it about today's lecture, students. Thank you.